अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। 5 की पंचायत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज बात अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत की। अंतरिम जमानत, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जैसी सुनवाई चल रही थी तो जिस तरह की संभावना थी उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए ये अंतरिम राहत मिली है। ये अंतरिम जमानत मिली है दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में। और जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तों की है तो वो राजनीतिक तौर पर जो चुनावी प्रचार है वो कर पाएंगे, राजनीतिक कार्यक्रम कर पाएंगे, इसकी उन्हें छूट है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, सुनवाई वाली पीठ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 जून को आकर आपको सरेंडर करना होगा। एक और बात जो चल रही थी कि ये जिस तरह से जमानत दी जा रही है, ये केस के मेरिट के आधार पर जमानत दी जा रही है या फिर जो अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि उनको चुनाव प्रचार करने के लिए ये राहत चाहिए, उसके आधार पर ये राहत दी है। और अगर इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि उनको चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में जो है वो मतदान होना है, उसके बाद पंजाब में भी मतदान होना है, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जमानत दी गई है, ये राहत दी गई है, तो फिर ये बात उठ रही थी कि साल 2017 में मुख्तार अंसारी के मामले में ये कहा गया था कि ये प्रचार करना जो है किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये राहत दी है तो राहत का आधार क्या है, इसके कानूनी पहलू को और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम अपने इस पंचायत में समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किन बातों को ध्यान में रख करके ये वाली अंतरिम जमानत दी है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर जोड़ दी है कि ये जो राहत दी गई अरविंद केजरीवाल को, इसे एक नजीर नहीं बनाया जा सकता, यानी इसके आधार पर आगे कोई और कोर्ट इस फैसले का हवाला दे करके किसी को इस तरह की राहत नहीं दे सकता। यह साफ तौर पर कहा गया है। तो क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ इसके पीछे, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन इस बीच तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो स्वाभाविक थी आनी शुरू हो गई हैं। तो उनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं पहले हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर आज अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे और इस फैसले के बारे में, इस अंतरिम राहत के बारे में बात करेंगे। और यह भी बात करेंगे कि यह अंतरिम राहत तो है लेकिन कब तक के लिए है। सुनिए पहले प्रतिक्रिया। ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि PMLA जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली, जमानत मिली और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो उनके साथ बातचीत नहीं करता या उनकी शरण में नहीं जाता, उनके ऊपर ये ईडी आईटी सब लगा देते हैं। लेकिन न्यायपालिका इंसाफ करेगी। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग वो बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पास आ जाओ। It's clear that BJP is fast losing its ground and therefore it is trying to make up for the setbacks and the difficulties it has come to face by without any rhyme or reason arresting opposition leaders. मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और अब हम लोगों को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। तो ये प्रतिक्रिया, राजनीतिक प्रतिक्रिया तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से दे रही हैं। कोई इस फैसले को लेकर कह रहा है कि भाई ये तो जमानत का मतलब 1 जून तक का है, 2 जून को फिर आकर के सरेंडर करना ही है, तो ये तो जमानत किस तरह की जमानत है। और इसमें जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने इस फैसले से, ये बीजेपी का कहना है कि ये इस बात की पुष्टि ही कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दोषी हैं। जबकि जो बाकी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये एक बड़ी राहत है। लेकिन कितनी बड़ी राहत है और क्या ये सचमुच अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है, और इस बीच इसके कानूनी पहलू क्या हैं, किस आधार पर ये राहत दी गई है, इस सब पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज खास तौर पर इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं शाजिया इल्मी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत शाजिया जी। राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस 5 की पंचायत में। परविंदर सिंह सेठी जी मेरे ठीक बगल में यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत परविंदर जी आपका भी। साथ में DK दुबे जी हमारे साथ, कानूनी विशेषज्ञ, जिनसे मैं बात कर रहा था कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम राहत को। बहुत बहुत स्वागत DK दुबे जी। और दिन भर जिस संवाददाता ने इसको फॉलो किया है, विकास सारथी हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मैं सबसे पहले विकास सारथी के पास ही चलूंगा, उसके बाद अपने सारे खास मेहमानों के पास आऊंगा। विकास, सबसे पहली बात यह कि देखिए जिस तरह की बातें आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से, तो ये लग तो रहा था, संभावना तो इसकी थी कि अरविंद केजरीवाल को किसी न किसी तरह की राहत तो मिलेगी। हम जानते हैं कि ईडी ने जोरदार बहस की, अपनी जोरदार दलील रखी, 2017 का हवाला भी दिया कि देखिए मुख्तार अंसारी वाले मामले में कहा गया था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है और इसके आधार पर किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है। लेकिन फिर भी ये राहत दी गई, और ये इस तरह की राहत, कितनी बड़ी राहत है ये एक अलग बात है, लेकिन राहत मिली है इस तरह की। तो क्या आधार बना है इस राहत का, इसको कैसे देखा जा रहा है, किस आधार पर यह राहत दी गई? जी लालचंद, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ईडी की इस दलील को नहीं माना कि इस ऑर्डर के ही बाद और भी लोग इस तरह से आएंगे और रिलीफ मांगेंगे पैरिटी पर, ये बताते हुए कि उनके साथ भी यही सर्कमस्टेंसेस है और उनको भी ये राहत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आप इंटरिम बेल का जो भी प्रोविजन है उसमें देखें, कोर्ट हर केस में अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से, या आरोपी की भूमिका है उसके हिसाब से अंतरिम जमानत पर निर्णय लेता है। तो ये हमेशा कोर्ट के विवेक पर होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे अंतरिम जमानत दी जाए क्योंकि एक अन्य आरोपी को इन्हीं ग्राउंड्स पर दी गई है। वो इसको आर्ग्यू जरूर कर सकता है, लेकिन उसका मानना या नहीं मानना अंत में कोर्ट के हाथ में है। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जाहिर है अरविंद केजरीवाल ने गलती की है, जब उनको 9 समन हुए हैं तो वो पेश नहीं हुए, ये उनकी तरफ से एक बहुत नेगेटिव अप्रोच रही। लेकिन ईडी का ये कहना कि लोकसभा चुनाव उतने जरूरी नहीं है, इसको भी कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जिस चुनाव में 60-70 करोड़ लोग वोट डालने वाले हों उसको आप कमतर नहीं आंक सकते। और कोर्ट ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बाकी आरोपियों से लगभग 1 साल से ज़्यादा समय के बाद हुई है, तो ऐसे में अगर उनको 21 दिन के लिए ज़मानत दे दी जाती है तो जो अब तक की जांच थी उस पर कोई इतना बड़ा असर नहीं होने वाला कि ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही डिरेल हो जाए। इन सब चीज़ों के आधार पर कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल
को सिर्फ और सिर्फ कैंपेनिंग के लिए ये राहत दी जा रही है। और विशेष रूप से इस बात को कोर्ट ने मेंशन किया है कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जाएंगे, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और एलजी की अनुमति के बिना किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये शर्तें बिल्कुल हैं, स्पष्ट है कि कैंपेनिंग के लिए ही ये राहत है। ये शर्तें तो हैं। मैं अपने खास मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक बात और कि हेमंत सोरेन ने भी इसी तरह की राहत मांगी है विकास, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे की तारीख दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको नज़ीर नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला देता है और इस तरह के आधार को रखता है तो एक गाइडलाइन तो बन जाती है ना, नीचे से ऊपर से लेकर के नीचे तक की अदालतों के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक और मामला ये हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के मामले में जो सबसे बड़ा अंतर है वो अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह का कोई फायदा पहुंचा है ये खुद ईडी भी नहीं कह रही है। ईडी का कहना है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी को पैसा गया जिसका इस्तेमाल किया गया। अब इसको ये अभी सवाल अभी कोर्ट की स्क्रूटनी में है, इस पर कोर्ट विचार कर रहा है। हेमंत सोरेन का मामला जो है उसमें उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से जो बेनामी कंपनियां हैं वो बनाने का और उसके जरिए टैक्स एवेजन का या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना है। ये ईडी का पूरा केस है व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ कि वो उस कंपनी के ओनर थे, बेनामी कंपनियां हैं। ये तो एक तो बड़ा फर्क यहाँ पर यह है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ना देना भी उनके पक्ष में एक बड़ी बात गया है क्योंकि वो एक सिटिंग सीएम हैं। इसके अलावा वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, मुख्य संयोजक हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि वो पार्टी की एक तरीके से धुरी उनको आप मान सकते हैं। और कैंपेनिंग का जो पूरा काम है आम आदमी पार्टी का, उसके जो टॉप 2 लोग हैं स्टार कैंपेनर्स, उनमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। हेमंत सोरेन ने एक तो इस्तीफा दिया, दूसरा उनके खिलाफ आरोप जो है वो व्यक्तिगत तौर पर लाभ लेने के हैं। और ईडी ने काफ़ी तौर पर उस मामले में ट्रेल को इस्टेब्लिश किया है, अटैचमेंट्स किए हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल ये था कि जब आप ये कह रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए आम आदमी की पार्टी के पास पहुंचे हैं तो आपने अब तक अटैचमेंट कितनी प्रॉपर्टीज का किया है, क्योंकि ईडी की जो पहली कार्रवाई होती है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स को अटैच करना भी उतना ही जरूरी होता है अगर आपको उस कोर्ट में केस को साबित करना है। तो यहाँ पर एक वो भी बड़ा फर्क है दोनों मामलों में। कुछ अंतर आपने जो गिनाए ना, उसमें एक अंतर जो ये गिनाया कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम थे तो ऐसा लगता है फिर हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे करके गलती कर दी, उनको भी सीएम पद पर बने रहना चाहिए था। लेकिन बहरहाल एक अपडेट आपसे और लेना चाहूँगा, उसके बाद अपने खास मेहमानों के पास आऊँगा कि के कविता का नाम भी फ्रेश चार्जशीट में इसमें डाला रहे ईडी ने। और ये भी बताइएगा कि आम आदमी पार्टी को भी फ्रेश चार्जशीट में आरोपी बनाया क्या और अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता माना है ईडी ने अपने इस फ्रेश चार्जशीट में। बिल्कुल, देखिए एक ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि वो कार्रवाई लोअर कोर्ट में चल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है इसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आया है और के कविता का नाम आया है। अरविंद केजरीवाल का नाम पिछली किसी चार्जशीट में नहीं था। इस बात को अरविंद केजरीवाल के वकील भी लगातार उठाते रहे और उन्होंने कहा कि 1 साल से जब ये जांच चल रही थी तो चुनाव के नजदीक आकर के ही उनको गिरफ्तार करना और उसके बाद अब चार्जशीट दाखिल करना, ये भी एक उनके डिफेंस में ये सारी दलीलें रखी गई थी। और कोर्ट कहीं ना कहीं इन दलीलों को उसने एक सिरे से खारिज नहीं किया और ये कहा कि मामला भी सब जुडिस है, इसीलिए हम न्याय के लिए अगर हम बात करें कि कहीं एक बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए ये राहत इनको दे रहे हैं। जहाँ तक पार्टी की बात है, कल ही ईडी के सोर्सेज से ये बात आई थी कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। लेकिन आज इस चार्जशीट के जो भी हिस्से हैं लालचंद जी, वो किसी के साथ ईडी ने साझा नहीं किए हैं। शाम तक अगर इसकी कोई कॉपी मीडिया को मिलती है या कुछ बिंदु खुद ईडी शेयर करता है मीडिया के साथ तो बेहतर स्थिति होगी कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई भी क्या की जा सकती है, क्योंकि अंत में मामला कन्वेनर्स के ऊपर ही जाता है कि जो इसके संयोजक हैं आखिर में तो वही लोग इसमें शामिल थे। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती है। ठीक है, चलिए जब वो अपडेट आएगा तो ज़रूर आपसे भी अपडेट लेंगे हम। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और इस 5 की पंचायत में अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी हमें तमाम अपडेट दे रहे थे कि क्या आधार बनाया है इस अंतरिम राहत का। अंतरिम राहत जो केजरीवाल को दी गई, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या रहा, उन्होंने अपना आधार बनाया है। लेकिन जो भी आधार बनाया है उसका क्या पहले ऐसा कोई हमारे सामने उसको लेकर के प्रेसिडेंट रही है क्या, पहले इस तरह का कुछ हुआ है क्या? और जो आधार बनाया गया क्या वो आगे भी आधार बनाया जा सकता है? भले ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं इसे नज़ीर नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके कानूनी पहलू क्या है? डीके दुबे जी के पास हम चलते हैं और उसके बाद तमाम खास मेहमानों के पास चलेंगे। डीके दुबे जी, आपके जरिए हम ज़रूर समझना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी ये समझाना चाहेंगे कि
सुप्रीम कोर्ट ने जो ये राहत दी, आप जरूर इसको फॉलो कर रहे होंगे, पिछले जितने दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखा जा सकता है, कैसे इसकी व्याख्या की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये फैसला क्यों दिया, अंतरिम राहत क्यों दी, और साल 2017 पर में जो मुख्तार अंसारी के ऊपर फैसला था उससे ये अलग स्थिति कैसे थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद सारी बातें क्लियर करके लिखी है। पहली बात तो कहा है कि ये स्पेशल केस है, ये नज़ीर नहीं है। जब नज़ीर होती है तो मतलब है कि पैरिटी पर आएगा और केसेस पर भी लागू करता है, तो ये स्पेशल केस माना है। और स्पेशल केस में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप बतौर सीएम नहीं है। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बतौर सीएम आपकी बेल नहीं हो रही है। सीएम का नहीं कर सकते, सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलें नहीं देख सकते। वो जो एलजी कहेगा वो अलग बात है। हालांकि ऑर्डर में ऐसा कुछ एलजी वाला पार्ट लिखा नहीं है, उन्होंने साफ कहा है कि आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और इसके पीछे डेमोक्रेसी की बात कही है जो ओरल आर्गुमेंट के समय पर आया। उन्होंने कहा भाई डेमोक्रेसी 5 साल में एक बार हम चुनाव करवाते हैं और उस चुनाव में सबको पब्लिक के सामने अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। चूंकि एक पार्टी के मुखिया हैं, चूंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया होने के नाते उनको अपनी बात जनता के सामने कहने का अधिकार है। लेकिन इस केस के विषय पर इस केस को आधार बनाकर कोई बात नहीं कही जाएगी और ये केस भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है खुद में कि अरविंद केजरीवाल जी को भविष्य में, अब इसका जो पहलू है लालचंद जी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने जब कहा कि बीइंग सीएम नहीं, तो सवाल इसमें ये पैदा होता है कि चैलेंज ये हुआ है कि सीएम रहते हुए क्या गिरफ्तारी हो सकती है, जो अगली तारीख पर सुनने वाले हैं वो। तो मतलब ये है कि ये मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी जा सकता है कि बीइंग ए सीएम किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, या गिरफ्तार व्यक्ति जो गिरफ्तार हो चुका है उस गिरफ्तार व्यक्ति को क्या जेल के अंदर से काम करने का अधिकार होगा। ये मुख्य विषय है। और यहां पर कोर्ट ने इंडिकेट कर दिया है कि बीइंग ए सीएम हम आपको कंसीडर यहां नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला जाता है तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि बीइंग ए सीएम आप कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि आप जेल में हैं। और जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें अगर ट्रायल शुरू हो जाता है और ट्रायल में किसी तरह से भी कोई जजमेंट आ गया 2 साल से ऊपर की सजा वाला, तो वो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर बीइंग ए सीएम गिरफ्तारी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये इंडिकेशन दे दिया कोर्ट ने। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, तो पेरोल हम देते आए हैं। पेरोल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में होता है, वो मानवीय संभावनाओं और देश की परिस्थिति या परिस्थितियों के अनुसार उसका कोई एक पार्टिकुलर फार्मूला नहीं होता। किसी के घर में कोई मौत हो गई है, किसी को एग्जाम देना है, किसी को शादी में जाना है, किसी के बच्चे की शादी है, इस तरह के जो परिस्थितियां रहती हैं उन परिस्थितियों को कोर्ट कंसीडर करते हुए आगे ये तय करता है क्या कुछ दिनों के लिए इनको ये राहत दी जा सकती है जो अपरिहार्य का कारण है। अपरिहार्य कारण है, अपरिहार्य का मतलब हो गया कि इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर हैं, इसलिए कन्वीनर का रोल तो कोई और प्ले नहीं कर सकता, वो कन्वीनर है, इस नाते उनको बेल दी जा सकती है। यहाँ चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट ने ही कहा था कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया अगर उसने पैसा खर्च किया। बिल्कुल सुनवाई के दौरान ये बात कही थी और अब ईडी ने उनका नाम शामिल भी किया आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई क्योंकि वो कन्वीनर थे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर है जिस पार्टी ने पैसा खर्च किया है। तो यहाँ कोर्ट ने ये फिर से कंसीडर किया गया, राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर है इसलिए हम आपको पेरोल भी दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पर उन्होंने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम आपके जरिए और समझने की कोशिश करेंगे। तमाम लोगों के पास भी अब जाकर के हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट करके अपने बाकी खास मेहमानों के पास चलेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से
थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हम बात कर रहे हैं आज की पंचायत में कि अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है वो किस आधार पर मिली है और वो कितनी बड़ी राहत है, कितनी बड़ी राहत इसे माना जाए। सीधे चलते हैं शाजिया इल्मी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शाजिया जी, भारतीय जनता पार्टी की इसमें ये प्रतिक्रिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो उल्टा ये जो फैसला दिया है, ये जो अंतरिम राहत दी गई है, इससे तो ये साबित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इस मामले में दोषी माना है। किस आधार पर कह रहे हैं ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और कर रहा है, जो भी उसका फैसला है वो सर्वोपरि है। हम उसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं और कभी भी हम किसी भी अदालती कार्रवाई में जो कुछ भी फैसला होता है, प्रतिरूप अनुरूप, हम लोग उसके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाते और ना ही लोकतांत्रिक प्रणाली पर सवाल करते हैं। तो कम से कम अब इस बार अरविंद केजरीवाल जी विक्टिम कार्ड नहीं खेलें। ये साफ हो गया है कि किसी भी दुर्भावना और पक्षपात के लिए उनके साथ कोई किसी भी तरह से पक्षपात नहीं हुआ है, ना ही वो इसके अधीन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और अगर आप मान रहे हैं इसको कि अंतरिम जमानत नहीं है, एक तरह से वो दोष मुक्त हो गए हैं, तो ये बात भी सोचने वाली है कि मनीष सिसोदिया और बाकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर बेल क्यों नहीं मिल रही। तीसरी और जरूरी बात, ये अंतरिम जमानत है और इस वजह से दी गई है। राहत का आधार और 22 भी यही है कि क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि वो जाकर प्रचार कर सकें, तो प्रचार करने के लिए उनको इजाजत दी गई है। ठीक है। चौथी और बहुत जरूरी बात, वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी काम नहीं कर सकते, जो भी तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत ही मुश्किल ये चॉइस थी। एक तरफ ये सोचिए एक मुख्यमंत्री है, छोटी सी बात, एक तरफ एक मुख्यमंत्री है जो आमादा है बावजूद इस तरह के इल्जामों के, गंभीर आरोपों के और तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद वो आमादा है कि तिहाड़ जेल में वो मुख्यमंत्री बन के रहेगा। लेकिन आप देखिए, अंतरिम जमानत मिलती है, बाहर जाने को थोड़ा बहुत मौका मिलता है, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर नहीं। मेरा सवाल ये था, प्रचारक के तौर पर मेरा सवाल ये था, ये भी एक बहुत बड़ी एक आयरनी है। ठीक, मेरा सवाल ये था कि बीजेपी आज के फैसले पर किस आधार पर यह कह रही है कि आरोप और ज्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं आज के फैसले से? जी बिल्कुल, आरोप पूरी तरह से और साबित हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से उनको राहत इसलिए नहीं मिली है जिसका ताल्लुक केस से है, या केस में जो मेरिट है और या आर्गुमेंट्स हैं। अदालत सिर्फ इस आधार पर राहत दे रही है कि आप जाइए और 21 दिनों में कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ता। 21 दिन आप जहां आपकी गिरफ्तारी इतनी देर में हुई है, तो किसी भी तरह से जो सबूत पेश किए गए हैं, जो पूरे जो आर्गुमेंट है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये जरूर कहा है क्योंकि आपकी मांग है, तो एक तरह से एक नरमी बरती गई है और कहा 21 दिन आपके रिप्रचार। केस अपने अपनी जगह पर है, केस को लेकर कहीं पे भी उनको दोष मुक्त नहीं करार कराया है। साफ जाहिर सी बात है कि केस पूरी तरह से उतना ही पुख्ता है जितना पहले था। ठीक, लौटता हूं आपके पास। परविंदर जी, 2 जून को तो कहा, साफ कहा है कि भाई 2 जून को सरेंडर वापस आकर के करना होगा। कितनी बड़ी राहत मानी जाए इस अंतरिम जमानत को
देखिए बहुत बड़ी राहत मानी जाए, क्योंकि ये राहत संविधान की रक्षा के लिए है। जब तीन बार जो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले मुख्यमंत्री को प्रचार से रोका गया और उनको जो देश से मोहब्बत करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं और लोकतंत्र से प्यार करते हैं, उनको एक आशा की किरण दिखी है। जब संविधान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए संविधान की नींव होती है, उसकी रक्षा के लिए जब भी वहां पे कोई ऐसी स्थिति आई है तो हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर उसमें इंटरवेन कर एक राहत दी है। और आज जो ये फैसला हुआ है कि एक जो मुख्यमंत्री और नेशनल पार्टी के कन्वीनर हैं उनको प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें 60-70 करोड़ लोग जो वोट करने जाएंगे उनको उनके पास उनकी बात जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ना वकीलों की दलील सुनी, ना बीजेपी का प्रचार सुना, ना किसी का सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश की है, एक न्याय की नजीर पेश की है कि जिसके अंदर उन्होंने एक न्यूट्रल होकर फैसला दिया है कि एक पार्टी का जो कन्वीनर है और एक इतनी बड़ी पार्टी है जो 2 स्टेट्स के अंदर जिनकी सरकार चल रही है और यंगेस्ट पार्टी है और जिसने पूरे देश के अंदर एक अपने तरह की नजीर पेश करी है, चाहे एजुकेशन का मामला है, चाहे हेल्थ का मामला है, तो इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और उनके खास तौर पे दिल्ली के जो सांसद हैं, मेरे ख्याल से उन सब के बीपी बढ़ गए होंगे। अच्छा, बीपी बढ़ गए होंगे। शाजिया जी की कितनी बढ़ी है वो हम बाद में प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन रामकृपाल सर जो हैं वो हंस रहे हैं और मैं रामकृपाल सर के पास पूरा दौर पूरा करके इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि निचोड़ जो है रामकृपाल सर से हम लोग लेंगे, आगे भी बात करेंगे। रामकृपाल सर, ये एक तो सबसे पहले आपका इतना बड़ा करियर रहा है पत्रकारिता का, सबसे पहली बात तो कि ये जो फैसला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? अंतरिम राहत को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सर माथे, हम सभी के सर माथे, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल रामकृपाल सर कि हेमंत सोरेन ने भी इसी तरह की याचिका दायर कर दी है, फिर तो आगे भी बहुत सारे लोग क्यों नहीं, जो मैंने डीके दुबे सर से भी सवाल करके यही समझने की कोशिश की थी कि भाई आधार बताइए कि कैसे ये मामला अलग है। आप इस तरह से मान लीजिए अगर किसी मामले में थोड़ा थोड़ा अलग है तो दूसरा ये लेकर के आएगा तो अब जरूर कि मेरा भी मामला अलग है, थोड़ा मेरे मामले को भी देख लीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, मुझे भी कुछ हफ्ता प्रचार करना है। बिल्कुल लालचंद जी, मैं इसलिए थोड़ा मुस्कुरा रहा था। जो बात आप कह रहे हैं उस बात की पुष्टि अभी सेठी जी ने खुद कही। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को मना किया था, सेठी जी उसी चीज को बार बार उभार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नजीर नहीं है, ठीक। सेठी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नजीर पेश की है। तो मैं यही कह रहा था कि लाख सुप्रीम कोर्ट मना करे, सेठी जी जैसे कह रहे हैं उसको लोग नजीर मानेंगे, और लाख मना किया हो सुप्रीम कोट में, इसमें हर आदमी और वकील इसको नजीर के रूप में, मैं भी यही कह रहा था, मैं भी यही कह रहा था। रही बात डीके दुबे जी ने शायद पढ़ा होगा जजमेंट, मैंने भी पूरी तरह जजमेंट पढ़ा नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला, न मिला है जजमेंट जी, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह सवाल कर रहा हूं। जो प्लेंटिफ होता है, जो याचिका करता है, वो अदालत में गया था कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी। पहली याचिका तो यही थी। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी ये बेल की याचिका नहीं थी। मैं सबसे पहली याचिका की बात कर रहा हूं जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई। इस बार की बात कर रहा हूं जिस याचिका पर यह फैसला आया है, वो याचिका मूल रूप से बेल की नहीं थी। वो याचिका थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही इलीगल है। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने आज जो भी निर्णय दिया है वो उस मूल याचिका पर नहीं है। नंबर 1, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम गिरफ्तारी पर तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते, कहेंगे अगर आप इसमें कुछ दिनों के लिए हम आपको जमानत पर भेज सकते। मुझे नहीं पता है कि वाकई जमानत की बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही, टेम्पोररी जमानत की, या इसकी मांग की गई थी, एक तो मुझे यह नहीं पता है। मैं आपके पास आकर के बात को पूरी कराऊंगा, लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है सर,
इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, आपके पास आकर लौट करके हम लोग इस बात को पूरी करेंगे। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले में आ गया है कि महिला यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिया गया है। यह ब्रेकिंग न्यूज कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, महिला पहलवानों ने, जो यौन उत्पीड़न का मामला था, उसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप तय हुआ है। आगे चल करके इसमें और क्या कुछ होना है, इसको हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल का ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आरोप तय कर दिया गया है। एक बार फिर से विकास सारथी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विकास, क्या कुछ इस मामले में इस समय आया हुआ है? जो खबर हम देख रहे हैं कि आरोप तय किया गया है, आगे इसका और क्या कुछ ब्यौरा आप तक अभी तक पहुंचा है विकास? बिल्कुल, देखिए, इसमें जब चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अब आगे की कार्रवाई शुरू की है और उनके खिलाफ 354, 354A और 506 आईपीसी की इन धाराओं में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। इसमें जो उनके ऊपर आरोप था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, स्टॉकिंग का, इन सभी चार्जेस में आरोप तय किए गए उनके खिलाफ। अब उनको कोर्ट से समन जाएगा, उसमें उनके पास कोर्ट पूछता है कि आपके खिलाफ जो ये आरोप हैं, क्या आप इन पर आपका क्या कहना है, क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं या आप ट्रायल फेस करेंगे? तो जाहिर है वो ट्रायल फेस करने की बात की जाएगी उनकी ओर से और फिर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 6 रेसलर थे, आप याद करें, जिन्होंने शिकायत की थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इनमें से जो 6ठे रेसलर के आरोप थे उनको कोर्ट ने सेट असाइड किया, उनको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बाकी जो आरोप थे उनमें कोर्ट ने कहा कि जो भी शिकायतें हैं उसमें कोर्ट को लगता है कि तथ्य हैं। हालांकि ये अंतिम निष्कर्ष नहीं है, बिल्कुल ट्रायल होगा और उसमें उसके बाद एक फैसला आएगा, तब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जब कोर्ट को लगता है कि जो बातें कही गई हैं चार्जशीट में, उनके जो तथ्य हैं वो स्वीकार किए जाने हैं लायक हैं, तो इसी पर चार्जेस फ्रेम करके कोर्ट ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। याद करें आपकी पिछले साल जून में दिल्ली पुलिस की ये जांच पूरी हो गई थी, चार्जशीट दाखिल की गई थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, क्योंकि ये इस तरह के मामले जो MP MLAs के खिलाफ हैं वो विशेष अदालतों में चलते हैं, तो उसी में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। अब आने वाले दिनों में लालचंद जी इसमें ट्रायल शुरू होगा, उसकी तारीख कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। आपने अभी जिक्र किया कि जो 6ठी महिला खिलाड़ी थी जो उसने आरोप लगाए थे, उसको नहीं माना, बाकी 5 को माना। तो क्या इसको लेकर के कुछ डिटेल उपलब्ध है कि क्या ऐसा था जिसकी वजह से 6ठे के आरोप को नहीं माना गया, जबकि बाकी 5 के आरोप में कुछ कंक्रीट पाया गया है, तभी तो ये आरोप तय हुए हैं? देखिए, इसमें जो कंप्लेंट थी उसमें एक माइनर का भी मामला था, आप याद करें, उसमें जो पूरा एक पॉक्सो अदालत में कार्रवाई चली थी और ये कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वो माइनर नहीं है। तो ये देखना होगा लालचंद जी कि ये जो 6th जो कंप्लेनेंट थे उनके किन ग्राउंड्स पर कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया है। जब रिटन ऑर्डर की कॉपी हमारे पास होगी तो स्थिति ज़्यादा साफ होगी, बेहतर स्थिति में हम होंगे बता पाने के। लेकिन बाकी मामलों में कोर्ट को लगता है कि इसमें पर्याप्त तथ्य हैं इस शिकायत में। और इसके अलावा उनके जो सहयोगी थे विनोद तोमर, उनको भी कोर्ट ने उनके खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम किए हैं अन्य धाराओं में, और इन दोनों को ही अब ट्रायल फेस करना हो। जी ठीक है विकास, आगे ज़रूर जब इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो हम ज़रूर इस बारे में और बात करेंगे और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटकर फिर अपने सारे खास मेहमानों के साथ जाकर के और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत कितनी बड़ी राहत है और उस जमानत में क्या कुछ है, क्या पैगाम है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम राहत मिली है वो कैसी राहत है, कब तक की राहत है, इसी पर आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बात थोड़ी सी पूरी होनी थी रामकृपाल सर के पास, मैं सीधे चलता हूं क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। रामकृपाल सर, आप अपनी बात कुछ कह रहे थे, उसे सबसे पहले पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी सबके पास जाऊंगा। नहीं, तो मैं यही कह रहा था कि बेसिकली ये जो याचिका दायर की गई थी ये था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो हुआ था कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है। तो आज का जो फैसला आया है वो जो मेन याचिका थी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आप कल्पना कर लीजिए, आज जिस तरह से मैं मानता हूं ये ऐसा फैसला है कि कॉमन मैन में जो जाएगा वो केजरीवाल एक विजेता के रूप में दिखाएंगे, लेकिन हकीकत उसके उल्टा है। का समय है। हाँ, तो हकीकत इसके उल्टा है कि एक मुख्यमंत्री जो बाहर आ करके भी मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकता है और जिसको 21 दिन के बाद फिर जाकर जेल जाना है, तो मेरा ऐसा एक मानना है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करता हूं, बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या कर रहा है जनता उस बात को नहीं समझ पाती। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा या जो भी उनके क्या आधार है मैं नहीं जानता, लेकिन बेसिक ये देखना चाहिए कि मैसेज क्या जाएगा इससे। बिल्कुल, मैसेज एक, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, सबको अधिकार है, जब तक कोई पनिश नहीं होता तब तक एवरीबॉडी इज, मतलब नोबडी इज गिल्टी अनलेस प्रूव्ड। ठीक है, लेकिन सवाल ये कि ये तो समान रूप से सब जगह लागू होनी चाहिए ना। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि देखिए अभी मैं डिटेल स्टडी करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह पता था कि उसके इस कदम को कहीं नजीर न माना जाए, इसलिए उस पर बहुत फोकस किया है। बिल्कुल, मतलब कि ये एक अपवाद का रूप सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि एक अपवाद इसे समझा जाए, नजीर नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए आप पार्टी के प्रवक्ता ही इसको कहने लगे कि नजीर हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि लाख आप कहिएगा नजीर न माना जाए, इसे नजीर माना जाएगा। हालांकि ये बहुत टेम्पोररी रिलीफ है। 21 तारीख को, जैसा कि लोग कह रहे थे पेरोल पर भी लोग आते हैं, 21 तारीख को फिर अरविंद जी केजरीवाल जी जाएंगे। बिल्कुल, मेरा मानना था कि मेन जो मुकदमे की मेरे जो याचिका है उस पर फैसला चाहिए कि वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। बीच बीच में जो इस तरह के प्रोसीजरल चीजें होती है जिससे लोकतंत्र में भी कई तरह का उल्टा सीधा भी मैसेज जा सकता है। ठीक है, मैं लौटता हूं। आपने एक बात जो कही ना कि देखिए ये बिल्कुल नजीर नहीं बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को भी कहने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इस तरह का ये फैसला जो है ना, ये अपने आप में बड़ा अनयूजुअल सा फैसला है। एक काउंटर परविंदर जी, उसके बाद फिर शाजिया जी के पास, फिर डी के। देखिए कोर्ट ने कहा था कि इस जजमेंट को एज ए नजीर के रूप में ना लिया जाए, बाकी जजमेंट के लिए। मैंने ये कहा कि प्रचार के लिए जो उनको जमानत मिली है वो एक नजीर पेश करी गई है, कि एक जजमेंट की एक नजीर पेश करी गई है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति राम रहीम जो रेपिस्ट, मर्डरर, कन्विक्टेड, सजा भुगत रहा था, उसको बीजेपी की कन्वेंसिंग के लिए हरियाणा के चुनाव के समय में वहां पे 9 बार पैरोल मिल जाती है। बीजेपी की कन्वेंसिंग के लिए, बीजेपी की कन्वेंसिंग हम समझे नहीं, क्या वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे बीजेपी की रैली में जाकर? स्टेटमेंट आती है खट्टर साहब की कि जो भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आके कहता है कि अब इनको कोई नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपने जो ये बात कही बीजेपी का प्रचार करने के लिए उनको थोड़े न दिया गया था ना, बीजेपी के मंच पर वो नजर आए थे। हरियाणा और पंजाब के अंदर जो इनको प्रेमी बोला जाता है, इनके मैसेज टेलीकास्ट होते हैं कि इस पार्टी को चुनाव दिया जाए, और वहां जाकर बड़े बड़े जो बिग विग हैं, सारी पार्टियों के नेता वहां जाके पैर छूते हैं। जिस व्यक्ति ने तो उसमें सारी पार्टियों के होते हैं, लोगों को नपुंसक बनाया, जिसने मर्डर करा, जिसने रेप करा, एक बहुत बड़े पत्रकार का मर्डर करा, वो अब ये देखिए इस पर शाजिया जी का काउंटर। शाजिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शाजिया जी देखिए, अनम्यूट कीजिए जरा। आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो अपने ही जाल में कैसे फंस गए। सबसे पहले तो उन्होंने नजीर शब्द का इस्तेमाल किया। रामकृपाल जी ने बता दिया ये अपवाद है और कृपा करके नजीर की तरह से ना पेश किया जाए। अब उन्होंने राम रहीम का जिक्र कर दिया। वही जो भी उनके मामले में जब भी उनको पैरोल मिली है
जिसके लिए भी वो प्रचार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, पर वो अदालती कार्रवाई हुई है। यानी कि अब फिर से अगर ये अदालती कार्रवाई से सही है तो वो अदालती कार्रवाई के तहत गलत मान रहे हैं, तो क्या फिर से लांछन लगा रहे हैं उसी अदालत को? लोअर कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको पैरोल नहीं दी जाएगी मैडम। ठीक है, उनकी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। हाँ शाजिया जी आप बात और मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ आम आदमी पार्टी का, मैं आपको बता दूं। हाँ ठीक है, समर्थक है, समर्थक। ये तार्किक बातें मैं खत्म कर लूं। अभी तो अब वो भी कोर्ट के जरिए हुआ था, तो अगर वो गलत हुआ था तो बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भी गलत हुआ है। खुद सोचिए, आप फंस रहे हैं अपने जाल में, अब ना जाइए इस रास्ते में, ना चलिए आगे, फिर से फंसेंगे आप फिर से फंसेंगे। तो देखिए, हम ये भी देख सकते हैं अभी से कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भी इस्तेमाल इसको करेगी, दूसरा काउंटर आर्गुमेंट भी सामने आएगा। ठीक है, जब जब वे कहेंगे देखिए हमारी जीत हुई, तो लोग कहेंगे भाई मनीष सिसोदिया बेचारे सलगड़ रहे हैं इतने सालों से, तो क्या वो भी सही है? चुप होना पड़ेगा। एक सवाल तो ये भी उठता है कि प्रचार करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिल सकती है तो मनीष सिसोदिया को भी मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो सेकंड। तो अगर एक बार मैं फिर से कहती हूँ, अगर आम आदमी पार्टी इसे इस्तेमाल करेगा और कहेगा देखिए हमारी जीत हुई, तो बाकी सारे मामले और मुख्य याचिका को लेकर कुछ भी जो इससे जुड़ा हुआ नहीं मामला है उसका जिक्र किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये कहेंगे देखिए राहत हमें मिल गई है, प्रचार कर सकते हैं, तो अब ये कहा जा सकता है कि सीएम बने नहीं रह सकते, जेल में कम से कम तो सीएम तो थे, आपकी तो सीएम गिरी चली गई। और तीसरी बात ये कहेंगे देखिए हमने कुछ किया नहीं था, वो बात अगर जितना कहेंगे 2 तारीख को वापस जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहाँ तक इसको इस्तेमाल कर भी पाएगी आम आदमी पार्टी? ठीक है, मैं सभी की प्रतिक्रिया लूंगा और कानूनी पहलू में जो बाकी रह गया है, जो रामकृपाल सर ने भी कुछ बातें उठाई हैं, उस पर डीके दुबे जी के पास जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर लौट करके सीधे इसको आगे बढ़ाएंगे हम। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। सीधे चलते हैं डीके दुबे जी के पास। डीके दुबे जी, जो बात रामकृपाल सर ने उठाई, रामकृपाल सर ने जो बात उठाई कि देखिए ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट ये महसूस तो कर रहा है कि ये नज़ीर ना बने, ठीक है, आपने बोल दिया कि नज़ीर ना बने, लेकिन फिर भी आप चाहे लोकतंत्र की बात कीजिए, चुनाव की बात कीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक नई तरह की व्यवस्था देने की ज़रूरत थी, और ये कितनी ज़रूरत थी? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी समझने की गरज से कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई होगी। देखिए, होता क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये नज़ीर इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि स्पेशल केसेस कंसीडर करते हैं, आर्टिकल 142 में उनको पावर है इस प्रकार की। एक चीज जो यहाँ संशोधन करने की आवश्यकता, जो हम बार बार कह रहे हैं सभी लोग कि साहब फैसला कर दिया, फैसला कर दिया। फैसला यानी कि जजमेंट एक अलग चीज होती है। जजमेंट सदैव का सदैव मेरिट पर आता है, कंटेंट पर आता है। ये एक इंतरिम ऑर्डर है, और इंतरिम ऑर्डर का मतलब हो गया कि स्पेशल ऑर्डर कर दिया गया है किसी एक पार्टिकुलर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। हाँ, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि ये जब चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि साहब इसको खत्म कर दीजिए और हमको बाहर निकाल दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, इसकी सुनवाई तो हम पूरी करेंगे, आप चाहें तो इंतरिम बेल के लिए लगा सकते हैं, आप एप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, कोर्ट ने खुद ही कहा था कि अगर आपको वाकई में चुनाव के लिए बाहर जाना है तो हम देखो इस सुनवाई के दौरान इसको खत्म करके तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप एक एप्लीकेशन अगर करना चाहें तो कर सकते हो, उसको हम सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं आपके पास। एक प्रतिक्रिया मुझे जरा रामकृपाल सर से ले लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास लौटता हूं। रामकृपाल सर, ये जो बात हुई है इस फैसले की, आपको याद होगा, हम सभी ने देखा है कि इधर सुप्रीम कोर्ट को में न्यायपालिका को लेकर के
अलग अलग लोगों ने कुछ अपने प्रतिवेदन दिए हैं, अपने कुछ ना साइन करके दिए हैं कि भाई न्यायपालिका पर अलग अलग दबाव समूहों के द्वारा अलग अलग तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि कहीं ना कहीं फैसले को, सोच को प्रभावित किया जा सके। क्या ये इस तरह के जो मामले होते हैं, जब इस तरह का एक अलग सा फैसला आता है, क्या कहीं से इसको जोड़कर देखने की संभावना बनती है या नहीं बनती है? देखिए, बेहतर तो होता कि हमारे देश की अदालतों पर इस तरह की कोई आशंका न व्यक्त की जाती, लेकिन जो आप संभावना कह रहे हैं मैं उसको आशंका कह रहा हूं। आशंका, हाँ, अब इस तरह के जो फैसले आएंगे, जैसा मैंने कहा कि चूंकि मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश इस देश को सर्वमान्य होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन उस पर जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अभी देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे नजीर नहीं पेश किया जाएगा और फैसला आते ही इसे नजीर बताया जाने लगा। तो मैं ये कहता हूं कि बहुत ये अदालतों पर भी निर्भर है कि बहुत पाक साफ और एकदम साफ लगे कि पारदर्शी है, वो किसी के पक्ष में जाए, वो नहीं होता। लेकिन अगर कहीं से किसी फैसले पर बहुत ज्यादा विवाद उठता है तो फिर ये अच्छी, लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छी चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं, इसलिए हालांकि खुद चीफ जस्टिस ने, चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि हमारा जो न्याय लगे वो आम कॉमन जो डाउन द लाइन है उसको कोई गलत मैसेज न जाए। बिल्कुल, और गलत व्याख्या करके कोई दुरुपयोग ना कर ले, ये भी बात। बिल्कुल दुरुपयोग न करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट को, मतलब अदालतों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं इसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास भी, डीके दुबे जी के पास भी जाऊंगा, अपने दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास भी जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को हम लोग कंक्लूड करेंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। इस समय सीधे चलते हैं डीके दुबे जी के पास। डीके दुबे जी, जो बात आप कह रहे थे उसे पूरी कीजिए और यह भी बताइए कि जो रामकृपाल सर ने बात कही कि भाई कई बार होता है कि अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और फिर जब कोई एक फैसला आता है तो उसकी गलत व्याख्या, दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है। देखिए, होता क्या है कि आम आदमी है, अब ये कहते ही हैं हम आम आदमी है, तो आम आदमी है, आम आदमी तो कानून जानता नहीं है, कानून जानता नहीं है तो कुछ भी बोलता है। कानून की परिभाषा बिल्कुल सेपरेट है, कानून अपने हिसाब से चलता है और अपनी परिभाषा खुद करता है। जैसे मैंने कहा, ये फैसला नहीं है, ये जजमेंट नहीं है, ये कानून के नजर में इसको हम जजमेंट नहीं कह सकते, हम इसको एक इंटरिम ऑर्डर कह सकते हैं। अब उसका उपयोग करते हुए आप मर्जी हो वो बात करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी से आप बात कर रहे हो। हाँ, कभी कभी इसी प्रकार की व्याख्याओं में कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ले लेता है। आपको याद होगा IMA के मामले में IMA के चेयरमैन ने कोई स्टेटमेंट दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, तो उन्होंने उनको नोटिस कर दिया और कहा कि तुमने हमारी व्याख्या गलत कर दी इसलिए, और हमने तुम्हें मना किया था पहले से, और जब हमने मना किया तो उसके बावजूद भी आप उसी तरह की बात कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट है। तो ये जो आम आदमी पार्टी के लोग अभी कहना कल से शुरू करेंगे, मुझे लगता है ये हो सकता है कि इस लेवल तक चला जाए कि कंटेम्प्ट भी हो जाए। भाई हमने जब ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आप CM के ऑफिस भी नहीं जाएंगे, कार्यालय भी नहीं जाएंगे, वो छोड़ दीजिए, और आपने नजीर नहीं है और इस पर कोई स्टेटमेंट भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। परविंदर जी है और इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, परविंदर जी दूसरे तरह से ले रहे हैं तो फिर ये भी कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है परविंदर जी, जो बात डीके दुबे जी कह रहे हैं कि कल से होगी, मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी ने आज से शुरू कर दिया इसको, कैंपेन करना इस चीज को। नहीं, कैंपेन इसके ऊपर कोई कैंपेन नहीं है। देखिए, एक स्पेशल रिलैक्सेशन मिली है जनता को, सोचते हुए कि जनता जो इतने वोटर हैं और उनको चुनाव प्रचार के लिए मिली है, वो अलग विषय है। देखिए, पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये अभी ट्रायल चल रहा है।
अभी वो उनको कन्विक्ट नहीं करा गया है, वो गिल्टी नहीं है, जैसे रामकृपाल जी कहते हैं गिल्टी भी हो जाता है। अभी तो ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल का फैसला जब आएगा तब आप ये कह सकते हैं ये दोषी है या नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आए हैं, वो चुनाव प्रचार करेंगे। इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस तरह की बातें वो करने के लिए मना करा गया, उसकी कोई करेगा नहीं। ठीक है। आज के फैसले को अगर जितना हम लोगों ने आपस में बात की, जितनी चर्चा की, उससे अगर समझा जाए तो एक स्पेशल केस समझ करके एक अंतरिम राहत दी गई है। अंतरिम राहत देने वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सावधानी भी बरती है कि किसी भी तरह से इसे नजीर के तौर पर रेफर ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद सबसे यह उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस भावना के तहत और जिस तरह से ये अंतरिम आदेश दिया है, उसको उसी तरह से लिया जाए, उसकी गलत व्याख्या ना किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये राहत जो अरविंद केजरीवाल को मिली है, ये राहत कितनी बड़ी राहत है ये हम सब समझते हैं, क्योंकि 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वापस आकर सरेंडर करना है। और इस बीच में दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी जो है वो अपने केस को मजबूत कर रही है, लगातार फ्रेश चार्जशीट दाखिल कर रही है। आगे भी हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। आज के 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल सर जुड़ने के लिए, डीके दुबे जी और परविंदर सेठी जी यहाँ आकर के चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बात करने के लिए, और शाजिया जी भी जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के 5 के पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।